हर्ष, माधव। फिजिक्स कैसी चल रही है बेटा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। हर्ष, माधव, कैमरा ऑन करो। हर्ष, देखो क्लास की शुरुआत हमें पता नहीं है भी कि नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्वामी। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है। आकाश बेटा जी, आज क्या किया आपने? क्या पढ़ाई करी आज? आकाश, केमिस्ट्री। आकाश, 12th अच्छे से कर लेना, ठीक है? कोई नहीं, इट्स ओके। ओके ओके। 12th अच्छे से करनी पड़ेगी आकाश, ठीक है? बहुत अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है, 12th पे फोकस रखो, ठीक है? तुम्हारा शायद सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर नहीं हुआ है ना, न्यूक्लियर एटम सेमीकंडक्टर, जो बच्चे बूट कैंप में गए थे। आकाश, नहीं हुआ वो चैप्टर? फिर कैसे कवर करोगे उसे? छोड़ दोगे उस चैप्टर को? हाँ, तो कैसे कवर करना है? वन शॉट? वन शॉट किसका देखोगे?
मेरे से एक बार पूछ लेना किस टीचर का देखने जा रहे हो, ठीक है? वन शॉट लेक्चर। मैम अवंती के प्रीवियस ईयर के वन शॉट्स नहीं पड़े होंगे यूट्यूब पे? प्रीवियस ईयर के वन शॉट पता नहीं बेटा, पढ़े हैं या नहीं, किसने पढ़ाया मैम है, वन है। शॉट नहीं है। किसने पढ़ाया है ये भी तो देखना पड़ेगा, कौन से टीचर्स ने। आई डोंट। मैम ये ऑप्टिक्स आपने वन शॉट में रिवाइज करवाया है दूसरे बैच में? जैसे में आपने रे ऑप्टिक्स नहीं कराया ना मैम अभी? हाँ, रे ऑप्टिक्स इसलिए नहीं कराया क्योंकि इस बैच में कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनका जिनका मैंने क्लास में कराया है डिटेल। इसी वजह से नहीं कराया। जिनको करना है मैं क्लास रख लूंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो है ना 10th लेवल का। देखो उसमें मोस्टली मैं तुम्हें टॉपिक्स बता देती हूँ। प्रिज्म पढ़ लेना, प्रिज्म से क्वेश्चन आता है। ये सर ये अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पता नहीं, इस मैंने कभी इस चैनल को नहीं देखा खुद से तो। मैम AIR 41। फिजिक्स के टीचर हैं। हाँ उन सर को तो मैंने देखा है, जो इसका जो इस चैनल का फेस है ना, पर मैंने उनकी कभी भी क्लासेस नहीं लगाई या मैम फिर कौन कभी सा देखी। चैनल? पता नहीं, ई सरल जो लिखना है, मैंने उनका कभी लेक्चर ऐसे देखा नहीं। विद्या मंदिर वाले उनका क्यों बता रहे, विद्या मंदिर वाले अपना क्यों नहीं बता रहे? मैं तो अपना ही लेक्चर बेस्ट बताऊंगी, मुझे नहीं पता और। हमारा ही बेस्ट का है। मैम आप भी वन शॉट डालना शुरू कर दो। मैम हम सब्सक्राइबर बनेंगे आपके। यस मैम। मैं सोचती हूँ डेली, पर तुम लोगों से ही समय नहीं मिल पाता। बाकी मैंने भी सोचा है क्योंकि मैंने देखा है ना, मुझे काफी चीजें लगती हैं कि टीचर्स पढ़ा के तो चले जाते हैं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना वो वही है, यूट्यूब पे फ्री में नहीं देते वो चीज, वो लोग नहीं पढ़ाते कंटेंट। एक बस फिजिक्स का उनका तो है बढ़िया, जो अभी वो सर है ना, एजुनिटी वाले सर हैं जो, उनका यस मैम। कंटेंट, बस फिजिक्स में उनका कंटेंट ही सॉल्व, उनका कंटेंट अच्छा है, लेकिन वो जब पढ़ाते हैं ना तो उनकी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं लैग कर जाती है उन सर का। मतलब उनका कंटेंट बेस्ट है, ठीक है, अगर तुम्हें आता है और तुम्हें कंटेंट ढूंढना है तो उनका कंटेंट बेस्ट है। लेकिन फिर वो चीज आती है कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा फास्ट होता है और शॉर्ट में समझाते हैं चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग। बाकी तो तुम रिव्यू मैम ये एक टॉपिक करवाते हैं अलग अलग वीडियो में। मैम सारी एक वीडियो में सारे टॉपिक नहीं कवर होते ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपर्स क्या है? नेक्स्ट टॉपर्स भी है क्या कुछ? मैम वो चैनल का नेम नेम। ठीक है, अब ठीक है, मैं भी बनाऊंगी अपना चैनल। तुम लोग सब चैनल बनाया तो हुआ है, बट मैं वीडियोस डालने का सोच रही थी कि डालूं, मैम देखते हैं। सब्सक्राइब किया है मैंने वो। अच्छी हाँ होती है मैम आपकी वीडियोस भी। हाँ, बहुत लोगों ने किया हुआ है, बहुत बच्चों ने किया हुआ है अभी। बट यही है कि अगले साल मैंने भी ये रिजोल्यूशन लिया है कि थोड़ा सा उस पर भी वर्क करना है, करेंगे उस पर भी काम। मैम हम फिर नीचे कमेंट करा करेंगे कि थैंक यू मैम आपकी वजह से यहाँ पहुँच गए। हाँ, तुम लोगों को क्लास में पढ़ा दिया मैंने। देखो अब सबको चैनल नेम बताओ। चैनल नेम तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या है, चैनल नेम है क्या? मैम आपका नाम। मेरा ही नाम है क्या? मेरे नाम से ही है? नहीं, मनीषा जई है क्या? एक सेकंड मुझे खुद देखने दो, था। मैं खुद अवेयर नहीं हूँ क्या। हाँ भाई, मेरे ही नाम से है, बट मनीषा की स्पेलिंग। अच्छा, चैनल जब सर्च करते हैं तो यूजर नेम से आता है कि चैनल के नेम से आता है? मैम चैनल। यूजर नेम से आएगा, चैनल नेम से आएगा? मैम चैनल से आता है। आकाश, हाँ देखो धनंजय ने बता दिया, दोनों चीज बता दी उसने। ठीक है,
मैम ये एक ए एक्स्ट्रा क्यों डाला आपने? वैसे गलती से हो गया था शायद। अरे उसमें सेलेक्ट नहीं करते ना, उसमें यूजर नेम का ऑप्शन कम होता है ना, तो हो ही नहीं रहा था। और फिर मुझे पीछे कुछ नंबरिंग लगानी नहीं थी, तो उस वजह से डबल ए। एक मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा बिलीव रखती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग एक ए लगाने से बेटर हो रहा था इस वजह से। मैम न्यूरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में? दोनों अलग अलग चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट, एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट। न्यूमरोलॉजी में थोड़ी साइंटिफिक बेस्ड हो जाती है, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी दूसरी तरफ चल जाती है। नहीं नहीं, देखो एस्ट्रोलॉजी पूरी जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स की अब ब्रांच है। फिजिक्स में एटॉमिक, न्यूक्लियर, क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स है ना, ये क्या होगी, ब्रांचेज होगी। तो एस्ट्रोलॉजी पूरा एक ब्रांच, एक पूरी सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। फिर उसमें उसमें जैसे चीजें आती हैं, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, टैरो हो गई, तो वो उसकी ब्रांचेस आ जाती हैं इस तरीके से। आई थिंक टैरो इज डिफरेंट, वो डिफरेंट है, तो इस तरीके से है। चलो हम लोग क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आज करना था। केटीजी और थर्मो के क्वेश्चंस हैं आज, अपन वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिला वैसे चैनल, किस नाम से किसी ने सर्च किया हो तो किससे मिला है, क्या सर्च करने पे आता है मुझे तो बताओ किससे आ रहा है। यस मैम, मनीषा जी। मनीषा जी। जैन में। यस मैम। हाँ नहीं, मनीषा जी से, हाँ आ गया, ठीक है। यस मैम। मनीषा जी तो दूसरी भी है एक और, देखो सेम बनाया हुआ है उसने, सेम एक और चैनल भी है ऐसा, काफी चैनल है भाई इस नाम से तो। ठीक है। मैम डायरेक्टली नेम से रखने से काफी सारे मिल मैं जाएंगे, वो बट एट द कुछ रेट वाले से आ जा रहा है डायरेक्ट। हम्म, मैम आप डिफरेंट से रखना अपने चैनल का। चेंज करूंगी मैं इसको, ऐसे किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, बदल दूंगी। मैम डिफरेंट से एथिक का रखना। नाम रखना मैम। तुम लोग हेल्प कर देना, सजेस्ट कर देना। यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2025-24 केटीजी। तुम्हारा 12th कंप्लीट है ना, अब 11th ही शुरू करूंगी मैं, 11th ही प्रैक्टिस होगी, 10 दिन बचे हुए हैं। तो 10th में जिसको दिक्कत आ रही हो, सॉरी 12th में, वो बता देना, बाकी अब 11th ही करेंगे, ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर बताओ क्या होना चाहिए। फॉर्मूला देखो याद, अगर तुम्हें केटीजी के आंसर देने हैं तो फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। कुछ बच्चों का अभी कराया है, मुझे लगता है आज की क्लास में धनंजय, कृतिका, पलक और तुम तीनों सबसे ज्यादा एक्टिव रहने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज, हाँ क्या हुआ, इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स, क्या हुआ मैम, आंसर बताने के लिए मैम। हाँ आंसर पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, देखो इसने पूछा है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक, ठीक है। तो एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है धनंजय, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1, यही होता है। तो दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, टी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा -1, है ना। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, साफ पता चल रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है जी।
थर्ड करेंगे। थर्ड में देखो क्या कह रहा है कि एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो किस प्रोसेस से जा रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ए प्रोसेस से गया, ए से फिर बी, और फिर बी से सी, इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। ए पॉइंट का प्रेशर दिया हुआ है और ए पॉइंट का वॉल्यूम, बी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का वॉल्यूम, सी पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का वॉल्यूम। अब देखो इसने क्या बोला है, ए से बी जो प्रोसेस है, ए से बी कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक, और बी टू सी कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब सवाल पूछा है कि नेट हीट बताओ जो कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम। अब हीट निकालना है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालेंगे और फिर आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में हीट का चेंज कितना होता है, डी क्यू, ए टू बी 0। भाई एडियाबैटिक में चेंज क्या क्या होता है हीट का, 0, तो डी क्यू इज 0, ठीक है जी, ओके। बात आई बी, अब इसमें तो 0 हो गया ए से बी में, अब चलेंगे बी से सी की तरफ। बी टू सी कैसा है, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आइसोथर्मल में से इनमें से कौन सी चीज 0 हो जाएगी, डी यू। वेरी गुड, क्योंकि डी यू क्या होता है बेटा, डी यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी सी डेल्टा टी। डी टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम्हारा ये इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, तो डी यू 0 हो गया। तो इसका मतलब बी से सी वाली प्रोसेस में डी क्यू सारी की सारी किसके बराबर हो जाएगी, डी डब्ल्यू के, डी डब्ल्यू के। और ए टू बी में डी क्यू 0 ही है, तो यानी सारी नेट हीट डी डब्ल्यू के बराबर आ गई। भाई ए टू बी वाली प्रोसेस में 0 हो गया, और जो बी टू सी वाली है उसमें किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू डी डब्ल्यू के बराबर। तो इसका मतलब बी टू सी में मैं इसमें डी डब्ल्यू निकाल लूं, ये रहा बी टू सी में डी डब्ल्यू। कैसे निकालोगे बताओ, देखो बी टू सी देखो प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। बी टू सी ना मैम। हाँ बी टू सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो डी क्यू कैसे, अब डी क्यू कैसे निकालनी है बताओ, बी टू सी में वर्क डन निकाल लो। कैसे निकालेंगे वर्क डन, एलन आइसोथर्मल, वाला फॉर्मूला। वेरी गुड। वर्क डन यानी अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या फॉर्मूला है कृतिका, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या फॉर्मूला है, एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1, जी1। और क्या है एनआरटी लॉग P1 अपॉन P2। P1 upon P2। P1 ठीक है जी, वेल डन। तुम पहला वाला जो बैच है ना उससे तो काफी सही है, इसमें बच्चे बोलते तो हैं, कम से कम इंटरेक्टिव रहती है क्लास, ओके। तो अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, ये देखो, और सिमिलरली सी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। तो तुम्हारी मर्जी है, प्रेशर से निकालना चाहो प्रेशर से निकाल लो, वॉल्यूम से या वॉल्यूम से, मैं वॉल्यूम से यूज कर रही हूँ। एनआर एज इट इज, टेम्परेचर देखो कितना है आइसोथर्मल में, बी टू सी प्रोसेस में टेम्परेचर देखो जरा, ये वाला 450 केल्विन, तो टी की जगह लिखेंगे 450 लॉग। V2 कौन सा होगा भाई, V2 क्या है, बी या सी, मैम सी। वेरी गुड, B2 सी जा रहे हो ना, तो सी वाला तुम्हारा सेकंड वाला होगा, है ना, फाइनल। V2 का मतलब है V फाइनल V इनिशियल, तो फाइनली सी पे वॉल्यूम कितनी है, देखो सी की वॉल्यूम 8 है, 8 इंटू 10 की पावर -6। बी की वॉल्यूम कितनी है, फॉर्मूले ये क्वेश्चन गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, पावर से पावर कैंसिल हो गई, कितना आया 450 NR लॉग 8/6 कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3। और इसने पर यूनिट मोल पूछा है, तो पर यूनिट मोल मतलब n से डिवाइड कर दोगे तो n यहाँ से हट जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो, log 4/3 को log 4 - 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मैम log 4 को भी 2 log 2 लिख सकते हैं। क्यों करना, आगे इतना पूछा ही नहीं ना उसने, तो log 4 - log 3 कर दो, खत्म, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल।
कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इफिशियंसी का फॉर्मूला बोलो कार्नोट साइकिल में। 1 minus T2 upon T1. वेरी गुड, किसने बताया? श्रुति। वेरी गुड श्रुति। क्या फॉर्मूला है इफिशियंसी का? 1 माइनस T2 बाई T1। अब देखो T2 क्या होता है बेटा? T2 किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का। ठीक है। T1 किसका टेम्परेचर होता है? सोर्स का। ठीक है, सोर्स टेम्परेचर। अब सोर्स और सिंक क्या है इतना तो पता होगा, सर ने पढ़ाया था, कुछ तो पढ़ा होगा तुमने। तो सर के सामने तो तुमने मस्ती करी है। ये वर्क डन, ये मान लो मेरा कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है जो वर्क करेगा। अब एक बात बताओ, कोई चीज अपने आप से वर्क तो नहीं करेगी, किसी ना किसी चीज से तो एनर्जी लेगी। भाई कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिलेगी ना। पंखा अपने आप तो नहीं चलता, कोई भी चीज अपने आप तो नहीं चलेगी। तो कुछ भी चीज अगर चलानी है तो उसको पहले आपने एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी वर्किंग सब्सटेंस को जहां से एनर्जी दी जाती है उसका नाम होता है क्या? सोर्स। क्या नाम होगा उसका? सोर्स। अब ये जो सोर्स है भाई, इसका खुद का टेम्परेचर होता है। इस सोर्स का टेम्परेचर मान लो कितना है? T1 है। ठीक है, इस सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस को जो एनर्जी दी वो मान लेते हैं क्या? Q1। ठीक है, अब जो वर्किंग सब्सटेंस है बेटा, एक बात बताओ, क्या ये वर्किंग सब्सटेंस जो आपने Q1 हीट दी है, क्या उस Q1 का वर्क डन कर देगा? क्या जितनी भी गिवन हीट है उसका वर्क डन हो जाएगा? बोलो। नो मैम, आप सारी की गिनता नहीं है। सारी गिवन का नहीं होगा क्योंकि कुछ हीट लॉस भी होता है। देयर Yes, ma'am. मस्ट बी सम हीट लॉस। 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती। तो ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट लॉस करेगा। कहाँ? सिंक में। सिंक को कुछ हीट दे दी किसने? वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक को हीट दी है, जिसे हम क्या मानते हैं? Q2। ठीक है, सिंक का जो टेम्परेचर है वो क्या मान लो? T2 मान लो। तो इसीलिए याद रखना 1 माइनस T2 बाई T1 में ऊपर वो टेम्परेचर है जो सिंक का है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिंक है, कौन सा सोर्स का टेम्परेचर है? तो कैसे याद रखोगे? सिंक का टेम्परेचर हमेशा सोर्स के टेम्परेचर से कम होगा। सोर्स यानी सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर रहेगा। सोर्स इज ऑलवेज बियॉन्ड हाई। मैम एक बार ये नीचे वाला करना रिपीट। मम्मी आपने बता रखा है जो अब क्लास ली थी पुरानी वाली। नहीं, उसमें मैं कह रही थी ना सेकेंड लॉ बच गया है। सेकेंड लॉ, सेकेंड Yes. लॉ यही है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में बस यही पॉइंट था जो समझाना था। इसमें क्या होता है, अपना एक इंजन, एक हम कार्नोट इंजन बनाते हैं। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ये इंजन चलेगा कैसे भाई? आप एक्सटर्नल इसमें क्या दोगे? कुछ हीट दोगे, कुछ कुछ हीट दोगे इस वर्किंग सब्सटेंस को जो तुम्हारा इंजन है। इसको हीट दी है, कहां से दी है? जहां से आपने हीट दी है उसे क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे कृतिका? सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक से ज्यादा होगा। अब बात आई कि सिंक क्या है? सिंक क्या है बोलो? सिंक कुछ नहीं है, सिंक वो एटमॉस्फेयर है जहां पर उस वर्किंग सब्सटेंस ने अपनी एक्स्ट्रा हीट को रिलीज कर दिया, Q2 रिलीज करी। सिंक का टेम्परेचर T2 है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो इसको? एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि जनरेटर से कुछ चीजें मान लो कोई ऑन हुआ, जनरेटर की यूज करके आप क्या बना रहे हो? कुछ बिजली बना रहे हो या कुछ भी चीजें यूज कर रहे हो। मान लो आपने बल्ब ग्लो करने के लिए यूज किया। अब जनरेटर से जो एनर्जी यूज हुई वो किसने यूज करी? बल्ब ने। ठीक है, तो जनरेटर क्या हुआ? सोर्स हो गया। तो जनरेटर इज अ सोर्स। वर्किंग सब्सटेंस क्या हुआ? बल्ब। अब बल्ब जो है सारी की सारी एनर्जी जो उसने जनरेटर से ली है सारी की सारी तो यूज नहीं करेगा। कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी? हीट लॉस में। तो जो एनर्जी हीट लॉस में गई वो क्या बन गया? सिंक बन गया, जिसे हम Q2 बोलेंगे। जो एनर्जी जनरेटर से किसने ली है? बल्ब ने ली है, वो सारी की सारी क्या है? Q1 है। समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. हाँ, अब इफिशियंसी का फॉर्मूला, अब इफिशियंसी का फॉर्मूला याद रखना है क्या? 1 माइनस T2 बाय ma'am. T2 क्या है बेटा? T2 किसका टेम्परेचर है? सिंक का। किसका? Sink. T1 किसका है? सोर्स का। और हमें
करना, सोर्स जो है यानी जनरेटर वो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, एक और लिख सकते हो 1 माइनस Q2/Q1। Q2/Q1 क्या है वो भी तुम्हें पता है, Q2 जो है हीट लॉस है, जो हीट लॉस हो गई, Q1 वो है जो उसने सोर्स से ली है, बस खत्म, Q2/Q1। फिर यहां से एक चीज और लिख सकते हो कि Q2/Q1 किसके बराबर है, T2/T1 के, बोलो, लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। बस इतना ही था। तो अब देखो क्या बन गया, अब तुम्हें 3 इंजन दिए हैं, एक तो कार्नोट इंजन ई दिया हुआ है, फिर कार्नोट इंजन E1 दिया हुआ है, और फिर इंजन E2 दिया हुआ है। 3 इंजन दिए हुए हैं, E1 और E2, ठीक है। अब जो कार्नोट इंजन E है उसमें देखो क्या है, कार्नोट इंजन E दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, किसके बीच में, देखो किस किस के बीच में वर्क कर रहा है, दो टेम्परेचर, 473 और 273। अब 473 पता चल गया कौन सा टेम्परेचर है, T1 या T2? T1 T1। और 273 T2। T2 तो एक ऐसे करके तुम ऐसे ही देखो, E1 की दिया हुआ है टेम्परेचर, T1 T2, E2 का भी टेम्परेचर दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, इफिशियंसी निकालनी है। न्यू निकालो, न्यू1 निकाल लो, न्यू2 निकाल लो, तीनों में रिलेशन देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। T1 T2 रखते जाओ, फिर उसमें आपस में रिलेशन निकाल लेना कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन आएगा, कर लोगे, इजी सा है, यस मैम। बस कैलकुलेशन बचेगी। मैम इसमें जो ऑप्शन न्यू 1 2 है तो वो न्यू है सिर्फ? इसने बोला है कि न्यू1 2, एक मिनट रुको, इफ मैम न्यू1, सही है। यहाँ देखो, इफ न्यू1 2 न्यू1 एंड न्यू2 आर द एफिशिएंसीज ऑफ इंजन ई, तो जो न्यू1 2 है वो इंजन ई की इफिशियंसी है, ठीक है। अब ठीक है, यस मैम। N12 इफिशियंसी इंजन ई की है, हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ध्यान से बताना, आइडियल गैस जो है इनिशियल से किसी फाइनल स्टेट में जा रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, यानी प्रेशर जो है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के, यानी प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन आया। अगर सिर्फ एक ये इक्वेशन लिख दी, उसके अलावा मुझे बताओ ABCDE में से क्या ठीक है और क्या गलत है, ठीक है। चलो फर्स्ट बताओ क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल्स टू NR। अब देखो किस प्रोसेस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, N वैसी कांस्टेंट, R वैसी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर प्रेशर टेम्परेचर, ओनली प्रेशर अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा होगा, तभी तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, बात समझ आई? हाँ, यस मैम। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो कौन सी प्रोसेस होती है कृतिका, आइसोकोरिक। पलक को समझ आ रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बताओ ऑप्शन नंबर ए, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0, ट्रू और फॉल्स? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुई तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, DW इक्वल्स टू P dV। डीवी। dV क्या है, वॉल्यूम का चेंज, अगर वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हुआ तो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन 0 के बराबर, फर्स्ट है ट्रू। सेकेंड इक्वेशन, हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब मैंने क्या बोला था, एक तो PV इक्वल्स टू NRT लगाना है, दूसरा क्या लगा के देखना है, दूसरा क्या चेक करेंगे, DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW, बोला था ना कि दो ही इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0, इसका मतलब DQ किसके बराबर आ गया, DU के बराबर। इसका मतलब जो भी हीट ऐड करोगे सिस्टम में
वो सारी की सारी किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी के चेंज Internal energy. के बराबर होगी। तो ये पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। तो यानी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये वाली इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी भाई। Yes. वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो कुछ नहीं होगा, ये इक्वेशन फॉल्स है। डी देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, अगर आप हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी ने तो बढ़ना ही है, कहाँ जाएगी, वर्क डन हो नहीं सकता तो हीट कहाँ जाएगी भाई, इंटरनल एनर्जी। Internal energy में. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी ट्रू है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, यस दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ट्रू। तो कौन सा इक्वेशन है देखो, ए डी ई, मैम सी। Third. देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। The magnitude of heat exchange by a system for the given cyclic process ABCA is unit. इसने बोला है आपको हीट एक्सचेंज बताओ, ठीक है। ये तुम्हारे सामने पीवी कर्व है, पीवी कर्व में वर्क डन किसके, पीवी कर्व में वर्क डन किसके बराबर होता है, पीवी कर्व में वर्क डन एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। यस Yes, यस। अब मेरे पास डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ध्यान से सुनो। इसने कहा है कि हीट का एक्सचेंज बताओ, हीट का एक्सचेंज मतलब डी क्यू पूछ रहा है कि डी क्यू कितना है। अब डी क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम सर्कल, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, देखो साइक्लिक प्रोसेस ये पूरी डी तक नहीं जा रही, साइक्लिक प्रोसेस देखो कहाँ तक जा रही है, ए बी और सी। ऐसे सवाल में देख के दिमाग लगाना है ना, इतनी जल्दबाजी मत करना। सवाल को मैंने बोला है जितना आसान सवाल उतना अटकाता है पेपर में। तो यहाँ पर ये देखना था कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। ओके, तो हम डी डब्ल्यू के लिए तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। डी यू क्या हो जाएगा, डी यू का क्या करें, हाँ Zero. वेरी गुड, डी यू क्या हो जाएगा, 0। रीजन क्या है, रीजन Some cyclic process. कोई और कुछ कह रहा था, पीछे आवाज आई थी किसी की। मैम ये स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है इसीलिए। वेरी गुड, किसने बताया फिर से, श्रुति ने, श्रुति। वेरी गुड श्रुति। बिकॉज हमारे पास डी यू 0 है, डी यू क्या है, अगर मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस होती है, ठीक है, कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाता है। क्यों, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन, Initial and final. इनिशियल। हाँ बताया भी हुआ है ना क्लास में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब डी यू 0 हो गई तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू निकाल लोगे, तो बस डी डब्ल्यू निकालना है। ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, Pi by 2 or एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना। यस मैम। तो अब रेडियस देखो कैसे लिखते हैं इसमें, 1/2 पाई, पता है ना, एक बार तो ये वाली लिखोगे और फिर एक बार ये वाली लिखोगे, तो इसमें R1 R2 करके लिखते हैं, ठीक है जी। तो लिख लोगे 1/2 पाई, AC वाली बताओ, AC की रेडियस कितनी बनेगी, AC की रेडियस 200 और ये 400, 200 में से 400 गए तो 200, R1 R2 करके करेंगे तो ये 100 हो जाएगी मैम। 1100 हो जाएगी। अब्दुल्ला क्या कह रहा है भाई, R1 और R2 मैं करके कुछ करेंगे नहीं ना, कह रहा। रेडियस कई बार अलग भी हो जाती है। देखो इस केस में तो सेम है, बट कई केसेस ऐसे आएंगे जिसमें ये तुम्हें प्योर सर्कल ना देके ना एलिप्स टाइप में दे Ellipse देते हैं। होगा। हाँ, तो उसमें हमारा फॉर्मूला याद रखना है, क्या होना चाहिए, पाई R1 R2। तो दोनों अलग तरीके की रेडियस लिखनी है, ठीक है। अब जैसे AC का क्या हो जाएगा, AC का हाफ 100, और ये किसमें है, CC में है। तो CC क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर होता है, ऐसे सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर होती है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो
6 करेंगे भाई। एरिया में 10⁻⁻4 करते हैं सेंटीमीटर में, एरिया में 10⁻⁻4 करते हैं, तो यहाँ पर कितना करोगे क्यूब में, वॉल्यूम में माइनस माइनस। फिर ऊपर देखो क्या है, प्रेशर कितना है, प्रेशर के अभी 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये भी किस में है के, यानी ये भी किलो में है, तो इसमें 10⁻³ ऐड कर देना, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लोगे 5 पाई आ जाएगा। समझ आ गया। यस मैम। 7th बताओ जल्दी। In an insulator container, a gas is adiabatically shrunk to half of its volume. The temperature of the gas decreases. True or false? सोचो, सही आंसर देना अपने। एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, ध्यान दो। अब करो, एक बार चेक करो। फॉल्स। फॉल्स है मैम। कैसे? मैम एडियाबेटिक में तो कांस्टेंट होता है ना। क्या टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में? एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है भाई? मैम हीट। हीट एक्सचेंज होता है, नो एक्सचेंज। हाँ। मैम पीवी की पावर गामा होती है। आइसोलेटेड होता है ना कंटेनर। मैम उसमें हीट आइसोलेटेड होती है ना, हीट कांस्टेंट होती हाँ, उसमें हीट कांस्टेंट होती है, ना कि टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर है। देखो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ क्या करेंगे, घटाएगा बढ़ेगा क्या होगा, चेक करो। सेम रहेगा मैम। सेम नहीं रहेगा, चेक करो। कम हो जाएगा। मैम टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे अब्दुल्ला? हाउ, वाई? दसो। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, किस किस चीज के बीच में बात हो रही है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर में मुझे रिलेशन बताओ एडियाबैटिक में क्या होता है। एक तो पीवी गामा कांस्टेंट होता है, पी और वी का रिलेशन, करेक्ट। यस मैम। और पी में क्या होता है, टीवी गामा -1 कांस्टेंट। पी और टी में भी होता है, क्या होता है मुझे बताओ जरा धनंजय। पी गामा टी मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसको याद हो तो बताना, या फिर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पी और टी में भी एक रिलेशन होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बाकी तुम मैम डिराइव ये कर होता है सकते। मैम, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये 3 रिलेशन होते हैं, ठीक है जी। तो अब तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में लिख दो। कैसे? कि मान लो इनिशियली टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 थी, गामा -1 इक्वल्स टू, कांस्टेंट है क्योंकि लिखा हुआ है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर T2 हुआ, वॉल्यूम कितना हो गया भाई, इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो गया, V1/2 हो गया, गामा -1, ठीक है। V1 से V इसका क्या हो जाएगा, V1 गामा -1। कैसे करोगे अब, T1/T2 इधर आ जाएगा, है ना, इधर आ गया। इधर क्या लिख दोगे, V1/2 V1 गामा -1, V1 से V1 कट गया, क्या आया, T1/T2 इक्वल्स टू 1/2 गामा -1 आया, यही यस बोलो। मैम। क्या देखो T1 क्या आया है, T1 1 की पावर गामा -1 है, और T2 2 टाइम्स ऑफ गामा -1 है, तो T2 बड़ा आया है ना T1 से। देखो रेशो में, भाई रेशो ही तो लिया है। यस मैम। अब अगर मैं गामा की वैल्यू हो तो T1 T2 निकाल सकते हैं। मान लो इनिशियल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर T है, तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा देखो, 2 की पावर
गामा -1 T इक्वल्स टू T2, यही होगा, करेक्ट। अब गामा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, होगी तो एक से ज्यादा ही, यस और नो? एक से तो ज्यादा ही होगी ना, गामा की वैल्यू निकाली है ना हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में। अगर मैं मोनो की भी बात करती हूँ भाई, सब में एक से तो बड़ी होगी, तो यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। बात समझ रहे हो भाई? 2 की पावर गामा -1 कैसे आना है, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है ना, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। यस मैम। ये छोटी भी आ सकती है 1 से, चेक एक बार चेक कर लेती हूँ। 9/7 भी आई थी, नहीं, ठीक है, नहीं आएगी। 1 से छोटी किसी भी केस में गामा नहीं है, गामा 1 से बड़ा ही है। तो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, तो T2 बड़ा आया कि छोटा आया, देख बड़ा। लो खुद ही, बड़ा आ गया ना। तो T2 मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज, तो ये इक्वेशन फॉल्स है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एडियाबैटिक में जब भी कुछ भी सवाल आए तो यहाँ से आएगा। रीजन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रीजन सही है कि गलत है, पढ़ो। आइडियल गैस में अगर फ्री एक्सपेंशन है तो वो इरिवर्सिबल होगा और एडियाबैटिक प्रोसेस होगी वो। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्विक प्रोसेस होती है, मतलब फटाफट से जो प्रोसेस हो जाए वो एडियाबैटिक होगी, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन भी क्विक प्रोसेस है, फटाफट होती है ना, गैस को एक्सपेंड करने में समय नहीं लगता। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन, बात सही है। और फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल है, ये भी बात ठीक है। फ्री एक्सपेंशन जब होगा तो कैसा होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और बताओ, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस कितना होगा? फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस फ्री एक्सपेंशन में 0 होगा, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या है? 0 है, ठीक है। 0। ना कि फ्री एक्सपेंशन में गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर 0 है, इसीलिए वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। यहाँ वॉल्यूम तो चेंज होगी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रेशर 0 है, तो इसीलिए वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड डन। क्लियर, समझ आया कुछ? मैम इरिवर्सिबल बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? इरिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे आपने दूध से कर्ड बनाया, दूध से कर्ड बनाया, आप कर्ड से वापस दूध बना सकते हो? नहीं मैम। हाँ, तो यही इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं जो वापस रीगेन नहीं करा सकते हम। तो मोस्टली नेचुरल प्रोसेसेस जो होती हैं, नेचुरल प्रोसेसेस मोस्टली इरिवर्सिबल होती हैं। तो गैस का एक्सपेंशन भी नेचुरल प्रोसेस है और ये भी इरिवर्सिबल ही है, याद रखना। रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, एक टॉपिक ये बचा था तुम्हारा छोटा सा, एंट्रोपी का सेकंड लॉ है। आई थिंक थर्ड भी, हाँ थर्ड लॉ में चला जाता है वैसे तो एंट्रोपी का। एंट्रोपी है, क्या होती है एंट्रोपी? क्या होता है एंट्रोपी? कौन बताएगा? जरूर बताया होगा सर ने तो। हाँ, मैम वो कितनी ज्यादा फैली हुई है या फिर स्प्रेडेड है? कौन? मैम गैस, कोई भी गैस या फिर कोई भी। हाँ, जिसमें मैम जितना उसके ज्यादा, एटम कितने इतनी आसानी लूजली से वो पड़ते हैं? मिल सकती है। देखो एंट्रोपी होता है जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा, जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि एक तो बच्चे हैं प्रेयर हॉल में, और एक बच्चे बैठे हुए हैं रिसेस में। किस में एंट्रोपी ज्यादा है, रिसेस में या प्रेयर हॉल में? रिसेस में, है ना, क्योंकि रिसेस में कोई बच्चा इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, रेंडमनेस ज्यादा है, रेंडमनेस ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा, खत्म, एक लाइन में सवाल, है ना। तो रेंडमनेस दिखाती है, जितना ज्यादा किसी में रेंडमनेस होगी उतना ज्यादा एंट्रोपी उसका ज्यादा होगी। अब फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का? ds इक्वल्स टू dq/dt, ठीक है। ds क्या है? एंट्रोपी का चेंज। dq क्या है? हीट का चेंज। t क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है सवाल, सवाल पढ़ो।
अरे सो गए क्या क्लास में? क्या कहा है, सवाल पढ़ो। वाटर ऑफ मास एम ग्राम वाटर है, उसको हमें हीट करना है, T1 से T2 टेम्परेचर ले जाना है। तो बताओ कैसे ले जाओगे? T1 से T2 टेम्परेचर ले जाओगे तो क्या करेंगे? हीट देंगे, जल्दी हीट देंगे। यस मैम। कौन सी हीट आएगी यहाँ पे? कौन सी हीट आएगी? लेटेंट हीट। अरे लेटेंट हीट तब आती है जब क्या चेंज करते हैं, फेस चेंज। लेटेंट हीट बेटा फेस चेंज में आती है, ठीक है। यहाँ फेस का चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ हीट दे रहे हो। जल्दी बोलो। कृतिका, धनंजय, तुमने तो अभी रिसेंट पढ़ा है, तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन। स्पेसिफिक हीट। वेरी गुड। कौन सी हीट आएगी? यस मैम। स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक। आएगी। तो अगर मुझे m ग्राम का टेम्परेचर राइज करना है तो कितनी स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी? क्या फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का? गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स में था, जो कि प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, याद करो। गैस के लिए मेरे पास Q होता है या तो N Cp डेल्टा T, गैस में क्योंकि मास नहीं होता, गैस में हम मोल्स लेते हैं ना, एक होता है QN इंटू CV डेल्टा T। दोनों पॉसिबल है। यस मैम। या Cp यानी या तो प्रेशर कांस्टेंट, Cv यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। एक Q होता है मास के टर्म में ms डेल्टा T। ये ms डेल्टा T किसी भी वाटर के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, ठीक है। तो मास के टर्म में एक फॉर्मूला बताया था, एक मोल्स के टर्म में, याद है कि भूल गए, उड़ा दिया? यस मैम। मैम याद। ठीक है। तो यहाँ पर मास है तो यानी इसका मतलब dq तुम समझ ही गए होंगे कि dq किसके बराबर हो जाएगा? ms डेल्टा T के बराबर, हाँ या ना? यही होता है। टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ाया है तो ds क्या लिखोगे? ds लिखोगे आप ms डेल्टा T। s क्या है मुझे ये बताना जरा, व्हाट इज s? s क्या है मेरे बेटा? s ही तो स्पेसिफिक हीट है, s यस ही मैम। स्पेसिफिक हीट है। Yes. q ओनली हीट है, हीट गिवन। इस पानी को गर्म करने में मेरे को हीट देनी पड़ी, q वो जो टोटल हीट दी है ना, q वो है। एस स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है ये बेटा बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, वाटर के लिए अलग होगी, आइस के लिए अलग होगी, और मरकरी के लिए अलग होगी, हर किसी के लिए अलग होगी। तो एस इज स्पेसिफिक हीट, ठीक मैम है। एंट्रोपी भी ऐसी होती है। क्या एंट्रोपी एंट्रोपी कैसे? वो भी ऐसा वो भी कैसा है? है। एस। हाँ, उसको भी एस से डिनोट किया है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एस इज स्पेसिफिक हीट, वो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एस से। अब ठीक है, वो कैपिटल एस, एंट्रोपी ये स्मॉल एस, ठीक है जी। यस। हाँ वेरी गुड। तो एम एस डेल्टा टी बाई टी लिख दिया, ये ds है। अब मेरे को एंट्रोपी निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। मैं इसको वो ले लेती हूँ, क्या इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? s इक्वल्स टू एम एस, लिमिट्स लगा दो। इनिशियली टेम्परेचर T1 था, फाइनली कितना हो गया? T2 हो गया। dt बाई टी, dt बाई टी क्या हो जाएगा भाई? dt बाई टी तो बना ये एक तरीके का, dt बाई टी यस किस, log t हो गया। मैम। लॉग टी। t का लिखोगे तो कैसे लिखोगे? T2 बाई T1, ठीक है। तो ये आंसर है। अब इसमें m, अब कहोगे कि s कहाँ चला गया? s क्या था? स्पेसिफिक हीट। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। इस 1 का मतलब क्या है? 1 जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो
एस की वैल्यू 1 रख देना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? यस मैम। ये 10th क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। इसने कहा है कि वर्क डन निकालो इस सिस्टम में। ए से बी गई है गैस, बी से सी गई है और सी से डी गई है। बताओ कैसे निकालेंगे वर्क डन बेटा? जब इस तरीके का सवाल आए तो इंडिपेंडेंट देखो, मैम हो जाएगा। ए से बी का निकालेंगे, बी से सी का और सी से डी का। ए से बी कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। वेरी के मैम। यस आइसोबैरिक मैम। प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। वॉल्यूम फाइनल 3v है, फिर 2v है। आ गया ए बी का। फिर बीसी में देखो, बीसी में मेरे पास कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक है, वर्क डन होगा ही नहीं, 0 हो गया बीसी में। फिर देखो वर्क डन सी से डी में, सी से डी में फिर से प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम का चेंज आएगा। वॉल्यूम घटी है कि बढ़ी है? सीडी में देखो वॉल्यूम घटी कि बढ़ी? मैम घटी है। घटी है ना। तो मैम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो सीडी में मेरा प्रेशर कितना गिवन है? 2p0 गिवन है। फाइनली वॉल्यूम v हो गई, सी पॉइंट पे वॉल्यूम 3v0 थी, तो यहाँ पे देखो क्या आया आंसर? -4p0 p0। ये याद रखना, तब ऐड करोगे तो ये साइन माइनस का जाएगा। कर लोगे? करा ही दिया है वैसे तो। ए बी निकालना रह गया। ए बी में देखो प्रेशर p0 है, ए बी वाली प्रेस में प्रेशर p0 है, बी का वॉल्यूम 3v0 और ए का 2v0। तो क्या आया आंसर इसका? p0 v0। तो ऐड कर दो, कितना आएगा वर्क डन? ऐड करो टोटल। -3p0 वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। यस। कृतिका अब लग गए क्वेश्चन? मैम केटीजी के क्वेश्चंस नहीं लग रहे। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ी है ना? हेलो। यस मैम। एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है कि मास मोल्स को चेंज करने पर, जो मैम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। मास मोल्स, नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने पर चेंज हो जाएं। ये क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है। इंटेंसिव, इंटेंसिव में क्या है? मास मोल्स को चेंज कर लो, ये क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी। ठीक है। चलो आ जाओ। ऑप्शन ए, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और मास एक्सटेंसिव है क्या? एक्सटेंसिव, अब देखो मास तो एक्सटेंसिव है भाई, मास तो खुद ही कह रहा है कि मास को चेंज करोगे तो वो क्वांटिटी चेंज होगी, तो मास इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ट्रू। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम खुद मास पर डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी, ये भी मैम एक्सटेंड होगा। मैम हाँ, एक्सटेंसिव। क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है? NCV डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल सबसे पहले इसके फॉर्मूले में आया। तो इंटरनल एनर्जी में नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, मोल्स के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये भी एक्सटेंसिव है। तो ए ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है। चलो बी पे आते हैं। बी ऑप्शन देखो, क्या डेंसिटी, अब कह रहा है कि डेंसिटी इंटेंसिव है, ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। क्यों अब्दुल्ला? मैम ये मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड कर रही है। वाओ। अगर मैं मैम एक ग्राम, मैम ट्रू है ये। अगर मैं 1 ग्राम पानी लूं या 1 किलो पानी लूं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी क्या? नो मैम। सेम है। हाँ, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होती, तो ठीक है। डेंसिटी इज इंटेंसिव। टेम्परेचर बताओ। मैम ये भी इंटेंसिव। इंटेंसिव। ये भी इंटेंसिव ही होगा, टेम्परेचर भी। करेक्ट। यस मैम। प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स मास से प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? क्या नो मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ है अब तक? नो मैम। मैम
तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, तो यानी बी भी पूरा ठीक है। ओके, सी पर आओ। सी में बोला है वॉल्यूम जो है इंटेंसिव है, वॉल्यूम इंटेंसिव है, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, ठीक है। डेंसिटी इंटेंसिव है, बट एक गलत हो गया। डी आ जाओ। मास एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर एक्सटेंसिव है। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर इंटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, तो ये एक कट गया, तो यानी डी भी गलत, सी भी गलत। ऑप्शन ओनली ए एंड बी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें दी हुई है। ऑप्शन नंबर 12 पढ़ो क्या कह रहा है। फॉर डाया एटमिक गैस गामा 1 दिया हुआ है Cp/Cv फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स, गामा 2 for another diatomic molecule but also have vibrational modes, then which of the following is correct। इसका गामा 2 है, तो गामा 1 और गामा 2 में से कौन बड़ा है ये बताओ। डायाटॉमिक के लिए पहले मैं बात कर रही हूँ गामा 1 की, विच इज Cp/Cv, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल में मुझे बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डाया में। 5। अरे ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन। हाँ, नोट से मत छापो धनंजय। ट्रांसलेशन मैम ये कितने। वाला तो मैम ये वाला तो आपने उस क्लास में पढ़ाया था शायद, पहले वाली में। हाँ, उसी में बताया था, बताओ। मैम नहीं, मैं नहीं था उसमें। तो अरे नहीं थे तो उस दिन रिवाइज तो करवाए थे। डायटोमिक मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 6 मैम। ये हर्ष बोला और गलत बोला। हर्ष माधव है ना ये। यस मैम। देख लो, मुझे आवाज याद हो गई बच्चों की। डायटोमिक बताओ, डायटोमिक में ट्रांसलेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 होंगे। बच्चों तुम मेरे से सब डांट वाले काम कर रहे हो। ट्रांसलेशन मैंने कहा था ना धनंजय, वो वाली 13 के ऑप्शन क्या है पीपीटी पढ़ के आना। नहीं पढ़ के आया ना पीपीटी, वो जो शेयर करी थी मैम? थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैम। थोड़ी क्यों पढ़ी थी भाई, बाकी मैं पढ़ूंगी क्या धनंजय। मैम हाँ? लेक्चर देखना पड़ेगा उसका। लेक्चर देख के नहीं, वो पीपीटी से ही काम चल जाएगा। लेक्चर में मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ाया, पीपीटी ही मैम वाइब्रेशन का मतलब बताओ फिर। मैम 13 मैम के मैं ऐसे कैसे समझ जाऊंगा मैम देख के। अच्छा, लेक्चर देखना पड़ेगा क्या तुम्हें। फिर तुमने मिस करी है, तुम्हारी गलती है भाई, तुम क्यों नहीं आए। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब समझ लो, यहाँ समझा देती हूँ। बाकी के बच्चों तुम लोग भी यहाँ समझ लो। डाया एटमिक देखो, हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं कितने। अब्दुल्ला बता जल्दी, कितने मॉलिक्यूल होंगे। किसमें मैम? कितने तरीके के मॉलिक्यूल्स डिस्कस करूंगी मैं। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। वेरी गुड, देखो ये कितना इंटेलिजेंट हो गया है अब्दुल्ला, वेरी गुड। मैम फिर से गलत बताया गया। नहीं नहीं, अच्छा बताया, सही बताया, अप्रिशिएट कर रही हूँ। इसकी जब तारीफ करो तो इसको सार्काज्म लगता है, और जब सार्काज्म करते हैं तो इसको तारीफ लगने लगती है। ठीक है, सही बताया। देखो एक तो होता है मोनो एटोमिक, ठीक है, सब समझ लो यहाँ पे बेटा। मोनो एटमिक, मोनो एटमिक इसका मतलब क्या है, जो मोनो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अकेले कौन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, ये सब अकेले एग्जिस्ट करते हैं ना, ये मोनो एटमिक है। इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये रट लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं इनके पास, वही देख रहे हैं कितने होंगे। इनके पास ट्रांसलेशनल होते हैं, ट्रांसलेशन यानी एक्स वाई जेड एक्सेस में, ठीक है। ट्रांसलेशनल कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। रोटेशनल कितने होंगे इनके पास, रोटेशनल इनके पास नहीं होंगे। तो इनके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ मोनो एटमिक में, 3। फिर आता है डाया, कैसा, डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक मतलब जैसे ऑक्सीजन हुआ O2, और क्या होता है जो साथ में एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 2, N2।
N2 एंड क्लोरीन 2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा भाई, देख लेना, मुझे मैम केमिस्ट्री। करेगा। होता है। हाँ, तो इस तरीके के जो डाया एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें देखो, अब इसमें दो प्रकार बनते हैं डाया एटमिक में। पहले डाया एटमिक की बात करती हूँ। इसमें ट्रांसलेशनल कितने होंगे बेटा? ट्रांसलेशन इनमें हो गई कितने में? 3 में, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। फिर ये रोटेट भी करते हैं, रोटेशन भी हो सकती है। रोटेशन क्यों हो सकती है? एक मास पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इनके बीच में ये इनकी बॉन्ड लेंथ है ना, जैसे ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है ना, इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में अपने आप को रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन के इनके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, ठीक है। कितने हुए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल डिग्री ऑफ 5। कितना हुआ? 5 आया, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, अब डाया में भी यहाँ पर दो चीजें अड़ा देते हैं। क्या? डाया में बोलेंगे एक तो रिजिड मॉलिक्यूल है और एक हो जाएगा नॉन रिजिड, ठीक है। रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी क्या होती है? जो अपना डायमेंशन कभी भी चेंज ना करे, राइट। रिजिड बॉडी वही होती है ना जिसका डायमेंशन चेंज नहीं हो सकता। कल पढ़ा था ना, जिसका गामा यंग मॉडुलस इंफिनिटी चला जाता है, मतलब वो अपना डायमेंशन चेंज नहीं करेगी। तो रिजिड बॉडी में वाइब्रेशनल मोड्स नहीं आते। अभी सुनना, वाइब्रेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन करने लगता है। कब करेगा? जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा। टेम्परेचर की बढ़ाने पे वाइब्रेशन और ऐड हो जाती है। तो जो रिजिड बॉडी होगी, क्योंकि कैसे याद रखना है, रिजिड बॉडी है, अपनी लेंथ को चेंज नहीं करेगा, यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में, वो बॉन्ड लेंथ किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकती। और वाइब्रेशन होगी ही तब जब एलिमेंट स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा। स्प्रिंग की तरह ही तो एक्ट करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, जब भी अगर उसको वाइब्रेशन लेनी है तो वाइब्रेशन तभी हो सकती है जब मॉलिक्यूल अपनी बॉन्ड लेंथ को चेंज करने में अवेलेबल हो। तो रिजिड बॉडी अवेलेबल ही नहीं है बॉन्ड लेंथ को चेंज करने में, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी में वाइब्रेशनल मोड एब्सेंट, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। नॉन रिजिड में वाइब्रेशनल मोड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। अब बात आई कि वाइब्रेशनल मोड क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों नहीं है। एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं भाई? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। कितने होंगे कृतिका? तुमने तो ली है क्लास। एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा? 2 डिग्री ऑफ, मैम ठीक है, बोलो। एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा कुछ? यस मैम। बहुत डिटेल में पढ़ाया Yes, है। ma'am. ओके, अब वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट कैसे करें, दूसरा सवाल। हर बार गिवन नहीं होगा, कई बार खुद से निकालना पड़ेगा। वाइब्रेशनल मोड निकालने का फॉर्मूला लिखो, 3n माइनस 5 लीनियर एटम के लिए। अगर मेरा एटम लीनियर है, पॉली एटमिक है, तो लीनियर के लिए फॉर्मूला लगाओगे 3n माइनस 5। n क्या है यहाँ पे? बोलो n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। मोल ना ना ना, n है ना, नंबर ऑफ एटम। जैसे मैंने CO2 दे दी, CO2 में n कितना है? 3। 3 है ना, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, 3 हो गए। 3 माइनस 5 कितना आया? 9 में से 5 गए 4। तो CO2 के पास कितने वाइब्रेशनल मोड है? 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं इसके पास, ठीक है, ये लिखो अपनी कॉपी में। अब आया नॉन लीनियर, जैसे NH3 नॉन लीनियर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा भाई? क्या होगा? 3n माइनस 6, ठीक है। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम 3n माइनस 6, गॉट इट। हर एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब सवाल पे वापस आते हैं। तो आप देखो, जो दूसरा वाला है वहां पर वाइब्रेशनल मोड है,
तो एक मोड है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो गए। क्लियर हुआ? तो गामा 1 में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थे, यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे नॉन रिजिड वाले में, जिसके पास वाइब्रेशनल मोड भी है? 5 तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, बस जो नए ऐड होंगे वो बस वाइब्रेशन वाले होंगे 2। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए 7 हो गए, और वहां कितने थे 5। कौन कौन से? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। याद रखना रोटेशनल के 2 ही रहेंगे, ठीक है, रोटेशनल के 2 ही रहेंगे। हेलो, समझ में आया? यस मैम। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा? पॉली एटॉमिक है, मतलब ट्राया एटॉमिक है, सपोज ट्राया है, ठीक है, ट्राया एटॉमिक का लीनियर है, ट्राया एटॉमिक का लीनियर है, इसके ट्रांसलेशनल बताओ कितने होंगे? ट्राया एटॉमिक में ट्रांसलेशन कितने होंगे? ट्रांसलेशन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और ट्रांसलेशन सभी में होंगे 3। ट्रांसलेशन इसमें भी कितना होगा? 3। इसमें रोटेशन कितना होगा बेटा? हम्म, 4। रोटेशन भी 3। हम 2। सुनो मेरी बात, ट्रांसलेशन और रोटेशन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये एक्सिस हैं, ये ट्रांसलेशन रोटेशन एक्सिस हैं भाई। एटम क्या क्या कर सकता है? एटम, सुनो मेरी बात, ये सिंगल एटम है हाइड्रोजन का, मुझे इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं। मान लो ये एटम के अंदर है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करोगे? आगे जा सकता है एक्स में, ऊपर जा सकता है वाई में, जेड में जा सकता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन। तो ये ट्रांसलेशन इस 3 डायमेंशन को दिखा रहा है। अब मोनो एटॉमिक में रोटेशन क्यों नहीं हो रही? एक सिंगल एटम रोटेट कैसे कर सकता है? सिंगल एटम रोटेट नहीं कर सकता, इसीलिए मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशन, मोनो एटॉमिक में रोटेशन क्या है? देखो, मोनो एटॉमिक में रोटेशन नहीं है, डाया में आई है रोटेशन, वो भी कितनी? 2। क्यों आई है 2? क्योंकि अपनी एक्सिस पर रोटेशन 0 है, ठीक है, उसकी खुद की एक्सिस पे रोटेशन 0 है। यानी जैसे 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं और ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ के अबाउट रोटेशन नहीं हो सकती, इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो वाई में होगी या जेड में रोटेशन होगी। बात समझ में आई? इसीलिए रोटेशन कितनी थी? 2। अब यहाँ बताओ कि ट्राया एटॉमिक में कितनी होगी रोटेशन? अब ये ट्राया एटॉमिक का लीनियर है, लीनियर है मतलब तीनों इसी तरीके से जुड़े होंगे ना एटम। ये लो, अब मैंने क्या बोला, इनकी खुद की एक्सिस पर रोटेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर भी रोटेशन कितनी है? यहाँ पर रोटेशन 2 ही होगी। बट वहीं ट्राया एटॉमिक का नॉन लीनियर आ जाए, नॉन लीनियर में रोटेशन कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, मैं इसकी टेबल है, मैं एक टेबल शेयर कर दूंगी, बाकी अगर यहाँ से लिखना चाहो तो यहाँ से बहुत डिटेल में लिखवाया है, लिख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल वगैरह में। बाद में बैठ के अपने नोट्स में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ो, बस हो गया, सवाल खत्म यहीं पे। उसके बाद एक अलग नया सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैम नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल में 3 है। हाँ, फिर आते हैं इस तरीके के सवाल। मुझे लगता है तुम्हें एक दिन और कराना पड़ेगा केटीजी थर्मो का क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना? एक दिन और करा देंगे यस आज, मैम, करवा। ठीक है, कल और करा दूंगी, डोंट वरी, कल भी करा देंगे। फिर इसके बाद में कौन सा चैप्टर शुरू करूं, मुझे बताओ कौन सा पढ़ना है? मैं सोच रही हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस कर रहे थे ना अपन, वो शुरू करेंगे, ठीक है। देखो यूनिट एंड, अब आने का प्लान, अगले प्लान देख लो, मैं इस चैप्टर को कल भी स्टार्ट करा दूंगी। कल अब परसों से जब भी पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में एक्टिव रहना, अब यूनिट एंड डायमेंशन 2 डेज, ठीक है, वर्नियर और स्क्रू गेज भी कराऊंगी। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, और उसके बाद क्या है भाई, थोड़ा सा मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस कराऊंगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चन, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी,
और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 2 दिन ये चलेगा, ठीक है, 2 days चलेंगे इसमें। फिर मैकेनिक्स क्या कह रहे हो? मैकेनिक्स हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन मैकेनिक्स है ना, इक्वेशन ठीक ऑफ है। मोशन 2 दिन चलेगी। और मैम ग्रुप में जो प्रोजेक्टाइल मोशन का आया था, क्या आया था ग्रुप में? मैम हाँ, जो क्लासेस के साथ कोई हुआ। नहीं, उससे थोड़ा सा हमारा सिलेबस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ठीक है। बीच में ये केटीजी दोबारा उठाने पड़ेगी ना, अगर मैं ये केटीजी नहीं उठाती तो फिर अपन यूनिट एंड डायमेंशंस करके उसी पे आने वाले थे। फिर करेंगे हम प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल मुझे लगता नहीं तुम्हें कराने की जरूरत है, आता है ना तुम्हें? प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी खुद पढ़ के आना, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थ्योरी भाई इसकी खुद पढ़ के आना बेटा, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, इसका थ्योरी आप खुद देखना, और मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी। प्रोजेक्टाइल मोशन का आई थिंक मेरे पास कोई लेक्चर पड़ा होगा, मैं वो लेक्चर शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ, वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगी। और Yes. आई थिंक वी आर डन। 4th कराएंगे वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड, याद रखना, वर्क एनर्जी पावर से सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, अगर इजी टाइप क्वेश्चन आ गया तो तुम छोड़ के ना आओ, उस तरीके का कराऊंगी, डिफिकल्ट लेवल नहीं करेंगे, ठीक है। और एक एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी कंजर्वेशन है जो बहुत बार कई बार आ जाएगी। और आई मैम थिंक रोटेशन में करा दोगे बेसिक्स जो इम्पोर्टेंट वाला है कुछ? नहीं, रोटेशन में मत जाओ, टाइम नहीं है, अगले अप्रैल अटेम्प्ट में देख लेना रोटेशन, ठीक है, अभी मत देखो रोटेशन, अभी छोड़ो। और ग्रेविटेशन तो मैंने करा ही दिया, 5वां। अब उस इतना कराने के बाद मैं तुम्हारा 12th का टेस्ट लूंगी क्लास में बैठा के, ठीक है, ये क्लास में टेस्ट होगा, दैट्स इट। उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे तुम्हें और एक्स्ट्रा कराना है या नहीं कराना। बात समझ में आ गई? 11th का काफी हो गया है, 12th कंप्लीट है। जिन बच्चों को ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़नी है उनका मैं अलग से सेशन ले लूंगी, बट वो सेशन तभी होगा जब मुझे लगेगा कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो तुम्हें आ गया है। बात समझ में आई? वरना इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर तुम सब भूल जाओगे तुम। क्लियर हुआ? बोलो। Yes, ma'am. यस तो ये प्लान रहेगा फॉर द कमिंग वीक्स, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? यस मैम। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हंसी किसको आ रही है? हंसी किसे आ रही है? बोलो। हेलो, यस मैम। कुछ पूछना Yes, है ma'am. किसी को? कुछ नहीं पूछना? ये चैप्टर आया, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर अगर नहीं करोगे 4 नंबर कट जाएंगे, सबसे पूछ रही हूँ। अगर जिसको नहीं आया मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, 4 नंबर का एक सवाल 101% आएगा यहाँ से। चलो देन, बाय एवरीवन, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। मैम कल, बट किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। हाँ तभी 100% बोला है ना। मैम आपने 101 कहा था। मतलब 101 का मतलब होता है एश्योरेंस, एकदम आएगा ही आएगा। अब्दुल्ला भाई ये नहीं अपने टीचर को जीने देगा आगे। चलो बाय, याद रहेगा ये हर सेशन में, सबसे अलग बच्चा था। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू।